Hello everyone. Today we are talking about heredity and evolution. So first of all we talk about heredity. तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी सिंपल, इट इज अ ट्रांसमिशन. इट इज द ट्रांसमिशन of characters from parents to the offspring. ओके, तो फर्स्ट टर्म है हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसे कहते हैं हेरिडिटी. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि चिल्ड्रंस, यानी कि पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस, इट इज द सिमिलर टर्म टू हेरिडिटी. हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बहुत ही लिटिल डिफरेंस और मे बी नो डिफरेंस. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ genetic traits from parents to the offspring. ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज सिमिलर टू हेरिडिटी. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस. ठीक है, इसके जैसे एक और चीज आपकी वेरिएशन. थर्ड टर्म इज वेरिएशन. सो वेरिएशन क्या है इसको भी देख लेते हैं. इट इज द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री of difference in between progeny and in between progeny and parents. ठीक है, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बिटवीन प्रोजिनी, यानी कि जो प्रोजिनी जो चिल्ड्रंस में ही डिफरेंस होता है वो भी वेरिएशन है, और जो डिफरेंस होता है चिल्ड्रंस का पेरेंट्स के साथ, यानी कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन कितने डिसिमिलर हैं, वो भी क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है. और जो प्रोजिनी प्रोजिनी कहने का मतलब जो है जो चिल्ड्रंस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी आप वेरिएशन कहते हैं कि कितना ज़्यादा है. अगर किसी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है तो उसकी हाई डिग्री होगी वेरिएशन की, और अगर किसी के अंदर कम डिफरेंस है तो उसकी डिग्री ऑफ वेरिएशन क्या होगी? कम होगी. ठीक है, तो इसको हम नोटिस करते हैं विद इन द स्पीसीज. विद इन स्पीसीज यानी कि स्पीसीज के अंदर जो आपका इंडिविजुअल है वो कितना डिसिमिलर है बाकियों से, वो कहलाती है डिग्री ऑफ वेरिएशन या फिर वेरिएशन. ठीक है, ओके. तो वेरिएशन इज अ कॉज ऑफ, it is the cause of evolution. मीन्स जो वेरिएशन है उसी की वजह से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो हमने तीन टर्म डिस्कस करी है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. हेरिडिटी सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं वो हेरिडिटी है. इनहेरिटेंस उस प्रोसेस का नाम है जिससे वो ट्रांसफर हो रहा है. और वेरिएशन यानी कि जो प्रोजेनी बनी है वो कितने डिसिमिलर है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये तो है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर तो हो रहे हैं प्रोजेनी के अंदर, लेकिन वो पूरे के कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उनके अंदर क्या आ जाता है? वेरिएशन आ जाता है, कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी उनकी पेरेंट्स से आ ही जाती है. इसलिए वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखते हैं, पूरी तरीके से एक जैसे उनके नहीं दिखते. ठीक है, तो दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन. वेरिएशन को भी हम आगे देखेंगे इवोल्यूशन में. ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको.
हेरिडिटी की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ग्रीगर जॉन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था इन 1866, ही वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था समझाने के लिए कि हेरिडिटी किस तरीके से मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने कहा था कि हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड फैक्टर। तो पेयर्ड फैक्टर कंट्रोल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाउ कॉल्ड। तो अब इन्हें जीन्स कहते हैं हम, लेकिन उन्हें पता नहीं था जीन्स के बारे में, बिकॉज ही वाज मैथमेटिशियन, वो एक मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है वो कंट्रोल होते हैं बाय पेयर्ड फैक्टर, जिनको हम जीन्स कहते हैं आज, ठीक है। तो जीन्स कहाँ पर होते हैं पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियस। आपको पता है, आपने पढ़ा था आपने प्रीवियस क्लासेस में कि जो सेल होती है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को ब्रेन भी कहते हैं आप, ब्रेन ऑफ द सेल। और दैट न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शनिंग ऑफ दिस सेल एंड द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल और सेल की जो फंक्शनिंग है वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और वो किस तरीके से कंट्रोल करता है? बिकॉज उसके अंदर आपका प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर highly coiled form of DNA। यानी कि क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉल्ड जब डीएनए हो जाता है तब ये क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम दिखने में, इस तरीके से, इस तरीके की शेप होती है क्रोमोसोम की दिखने में, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं एज दे आर मेड बाय डीएनए, किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। तो डीएनए जो है इसके दो पार्ट में आप कह सकते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनल। यानी कि डीएनए के ऊपर आपके दो, डीएनए मतलब दो पार्ट से कंपोज्ड है, एक जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और एक जो उसको फंक्शन प्रोवाइड कराता है। वो पार्ट जो फंक्शन प्रोवाइड कराता है उसको हम कहते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है? जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ओके। तो जीन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जो कि आपके क्या करते हैं? सारे ट्रेट्स वगैरह वो कंट्रोल करती है। तो आपके जितने भी ट्रेट्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके, चाहे वो आपकी आइज का कलर हो, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे वो आपकी फेयरनेस हो, वो सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं? विद बाई दीज जीन्स। और ये जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए, और डीएनए जब क्रोमोसोम, ठीक है। तो यानी कि जीन्स जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी फंक्शनिंग, जितने भी आपके करैक्टर्स हैं, जितने भी आपके ट्रेट्स हैं, उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइज का कलर, फेयरनेस, ये कुछ एग्जांपल है, हेयर का कलर, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करते हैं? ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। और इसी के बारे में मेंडल ने कहा था कि दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्ड फैक्टर। पेयर्ड फैक्टर यानी कि एक सिंगल जीन नहीं करता, जीन्स को दो पेयर होते हैं जीन्स के, जो कि इन फैक्टर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसको हम आगे और समझेंगे थोड़ा, जिनको हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इट इज द हाईली कोल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड डीएनए दो पार्ट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, और फंक्शनल पार्ट को आप कहते हैं जीन्स, ओके। तो इन्होंने, मेंडल ने फर्स्ट स्टेप में यही बताया कि पेयर फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी,
ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दे कंट्रोल द हेरिडिटी। यानी कि जो ट्रांसमिशन, हेरिडिटी क्या पढ़ा था हमने, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे थे। ठीक है, तो वो कैरेक्टर क्या थे, वो कैरेक्टर किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो ये जीन्स को ले जाने वाला कौन है, क्रोमोसोम। तो यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और इसी वजह से आपका हेरिडिटी जो है सिमिलर, यानी कि इसी वजह से आप क्या लगते हैं, आप सिमिलर लगते हैं टू योर पेरेंट्स। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी इसी वजह से आ रही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था पी प्लांट के ऊपर, जिसका नाम है पाइजम सटाइवम। ओके, तो इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पी प्लांट, तो पाइजम सटाइवम। तो मेंडल ने जो है 7 कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए थे पी प्लांट के अंदर, जिसके बेसिस पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे थे। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर क्या कहते हैं, दैट इज सीड कलर, दैट इज मे बी येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन हो सकते हैं। सीड की शेप देखी उसने राउंड और रिंकल, यानी कि सीड दो फॉर्म में मिल रहे थे, या तो राउंड मिल रहे थे या थोड़े रिंकल मिल रहे थे। तीसरा उसने फ्लावर कलर को देखा, फ्लावर कलर जो होते हैं टी प्लांट के ऊपर वो 2 तरीके के होते थे, एक तो वायलेट होते थे और एक वाइट होते थे। फ्लावर की पोजीशन इट में भी एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब, एक्सियल मतलब बिल्कुल टॉप पे ये, तो ये जो पोजीशन है फ्लावर की वो एक्सियल हो गई, और ये वाली जो पोजीशन है दैट इज ये हो गई टर्मिनल। तो ये पोजीशन एक्सियल और वो टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से तो टॉप पे जो होती है वो एक्सियल और जो साइड ब्रांचेस पे होती है वो टर्मिनल हो गई। ओके, उसके बाद में पॉड कलर देखा, पॉड कलर दैट में भी ग्रीन और येलो। पॉड शेप देखी, इट में भी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। और प्लांट की हाइट देखी, प्लांट की हाइट में भी टॉल और ड्वार्फ, यानी कि या तो ज़्यादा बड़ी थी और या फिर एकदम छोटी थी। तो दो टाइप, ये 7 कैरेक्टर उसने आइडेंटिफाई करे पी प्लांट के अंदर। ओके, आउट ऑफ दिस ये वाले जो कैरेक्टर हैं, ये इधर, ये जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं इधर वाले, ये आपके डोमिनेंट कहलाते हैं। डोमिनेंट, इसका मीनिंग हम अभी समझाएंगे। और ये वाले कहलाते हैं रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव को अभी हम समझेंगे इसके बाद, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल, तो यानी कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे सिंगल ट्रेट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ सिंगल ट्रेट। यानी कि जो अभी आपने पीछे फैक्टर पढ़े थे, मेंडल ने भी 7 फैक्टर जो आइडेंटिफाई किए थे, जो हमने डिस्कस किए थे, दैट इज कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, सीड की शेप, टॉल, ड्वार्फनेस कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें। तो उनमें से हम कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के इस क्रॉस को परफॉर्म करेंगे। तो जब एक कैरेक्टर लेते हैं तब उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्योर टॉल प्लांट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रखे चल रहे हैं टॉल हाइट कैरेक्टर का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइट की, हाइट ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइट रेट के हमने 2 वेरिएंट देखे थे, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। तो हमने एग्जांपल लिया है प्योर टॉल प्लांट और एक हमने लिया है प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो जो प्योर टॉल प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस मतलब उनके पास कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होंगे, और होमोजाइगस ड्वार्फ का मतलब है कि उनके पास स्मॉल टी जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा आपके मन में बात आ रही होगी कि हमने यहाँ पे 2 बार कैपिटल टी क्यों लिखा है। तो 2 बार कैपिटल टी इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं नीचे पे। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम डिप्लॉयड। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही फंक्शन और एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उससे ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, एज लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं,
और वो भी किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, यानी कि उनकी एक कॉपी और भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका ये एग्जांपल लेते हैं हम टॉल प्लांट का। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो अभी हमने बताया था क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। तो यानी कि एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये मैंने वो दोनों क्रोमोसोम बना दिए। तो अब क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक के ऊपर यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होगी कैपिटल टी वाली, ठीक है, और दूसरे के ऊपर यहाँ पे दूसरी जीन प्रेजेंट होगी कैपिटल टी वाली। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, और डीएनए पे क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि जीन्स कहलाते हैं, जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम मान करके चल रहे हैं ये कैपिटल टी जीन है जो कि टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैपिटल टी क्या है, ये वो जीन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने बना दिया कैपिटल टी, और ये वाले भी क्या बना दिया हमने, कैपिटल टी बना दिया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके टॉल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने कितने क्रोमोसोम बनाए, 2 क्रोमोसोम बनाए। ठीक है, तो और 23, तो टोटल एक चीज और, यहाँ पे टोटल कितने हो गए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, एज दे आर 23 पेयर्स। तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा। तो ये भी कैपिटल टी और ये वाला भी कैपिटल टी। इसी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं, इधर ये आगे ये ऐसे और एक ऐसे। अब तो डॉट प्लांट पे भी 2 प्रेजेंट हो गया आपके हाइट के कैरेक्टर, लेकिन एक के ऊपर कैसा होगा, एक के ऊपर स्मॉल टी और दूसरे वाले के ऊपर भी कैसा होगा, स्मॉल टी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्योर, प्योर का मतलब ये है कि जो पेयर क्रोमोसोम है दोनों के ऊपर सेम टाइप की जीन प्रेजेंट है, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से यहाँ पे प्योर का मतलब यही है कि जो टॉल वाले क्रोमोसोम है जिनके ऊपर टॉल वाली जीन प्रेजेंट है, उन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो दोनों क्या है, कैपिटल टी है, यानी कि दोनों किसके लिए हैं, टॉल के लिए, ये दोनों किसके लिए हैं, ड्वार्फ के लिए हैं। और क्योंकि एक जैसी है इसलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस, और इसको भी क्या बोला, होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, इतने बात समझ आ गई। अच्छा, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होने के अलावा हैप्लॉयड भी होते हैं। हैप्लॉयड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, हमारे केस में वो होते हैं गैमेट्स, वो होते हैं गैमेट्स। सो गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं नीचे में, यानी कि उनके अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, गैमेट्स आपने पढ़ा रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे पोलन ग्रेन होता है, एग सेल्स होती हैं, उनके केस में स्पर्म सेल्स होती हैं। तो वो सब क्या कैसे होते हैं, नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब उनके अंदर सिर्फ कितने सेट प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का प्रेजेंट, जिसको अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रिप्लॉइड भी होते हैं नेचर में। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n, 3n मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल n मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉइड का मतलब 2n यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ट्रिप्लॉइडिटी कहाँ मिलती है आपको, ट्रिप्लॉइडिटी मिलती है आपको एंडोस्पर्म में। आपने एंडोस्पर्म पढ़ा था पीछे चैप्टर में, एंडोस्पर्म आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो उसमें आपने देखा था ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता था कि ये जो आपका ओवेरी है, ओवेरी के अंदर आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते थे। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कैसे हैं, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड यानी कि इनके अंदर क्या होंगे, सिंगल सिंगल एंड होंगे। और एक आता था आपका पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई यानी कि पोलन ग्रेन से, सॉरी ये दोनों पोलन न्यूक्लियाई, और ये आपका पोलन ग्रेन से आया है। और ये पोलन ग्रेन से जब न्यूक्लियाई आकर के इनके साथ फ्यूज करता है तो कितने एंड हो जाएंगे, 1 2 3। सो दैट्स व्हाई द एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, जिसमें 2 हैप्लॉइड जो आए हैं, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आए हैं वो आए हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और एक सेट क्रोमोसोम आपका आया है पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 3n हो गए। तो ट्रिप्लॉइड भी होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं, डिप्लॉइड भी होते हैं। ओके, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो मेरे हिसाब से अब आपको
ओके, मेरे हिसाब से अब आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन, यानी कि पेरेंट सेल्स। तो पेरेंटल जनरेशन में कितने होंगे? डिप्लॉइड होगी सेल्स प्लांट की, और प्लांट की सेल डिप्लॉइड है, इसलिए क्या क्या दिखाए हैं? दो दिखाए हैं, टीटी एंड स्मॉल टीटी। अब क्या होगा इसके बाद? अब इसके बाद होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस आपने पढ़ा है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो अब होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? आपके गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गैमेट्स कैसे होते हैं नेचर में? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कैसे होते हैं कि एक गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही सेट आता है, ठीक है, एक सेट आएगा, यानी कि एक कैपिटल टी यहाँ आएगा और एक कैपिटल टी यहाँ पे आएगा, क्योंकि दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये वाला कैपिटल टी यहाँ और ये वाला कैपिटल टी यहाँ, इस तरीके से ट्रांसफर। मींस ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स में आपका क्या होता है कि जो आपके दो सेट, जो आपका पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो अलग अलग हो जाता है, और एक एक पेयर क्या होता है? अलग अलग उसमें आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो एक पेयर आपका क्रोमोसोम का इधर आ जाएगा, एक पेयर आपका एक क्रोमोसोम आपका पेयर में से वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट में भी होगा। ड्वार्फ प्लांट में भी गैमेटोजेनेसिस होगी, उसमें भी गैमेट्स बनेंगे, और जो उसमें गैमेट्स बनेंगे तो उसमें भी जो पेयर में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनमें से एक एक क्रोमोसोम क्या होगा? अलग अलग गैमेट्स में वो कट जाएगा। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा आपका, बना लीजिए इसको, ऐसे बना लीजिए, ले लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल टी, और ये वाला आपका आ गया स्मॉल टी, ठीक है। या इस तरीके से कंसीडर कर लीजिए कि ब्लैक वाले क्या है? कैपिटल टी वाले हैं, और ब्लू वाले क्या है? स्मॉल टी वाले हैं। अब गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा होगा, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए कि आपका मेल प्लांट है, ओके, और ये वाला आप कंसीडर कर लीजिए कि आपका ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो मेल प्लांट से क्या है? पोलन ग्रेन्स बने हैं। पोलन ग्रेन दो टाइप के हो सकते हैं, एक में कैपिटल टी, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्लांट, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाएंगे? एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। और स्टिग्मा, उसके बाद क्या होगा? जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा आपने बनाया होगा डायग्राम, आपको याद है थोड़ा, इस तरीके से बनाया था आपने डायग्राम। और ये मान लीजिए पोलन ग्रेन्स है, ये तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकल करके कहाँ पे आ जाएंगे? स्टिग्मा पे आ जाएंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? दोनों का आपका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद ये जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाएंगे? ओवेरी के अंदर जाएंगे, और ओवेरी के अंदर जाके क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा देख लीजिए। तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच में हो सकता है इसके और उस वाले पोलन ग्रेन के बीच में हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पोलन ग्रेन इस ओवरी पे भी जा सकता है और इस ओवरी पे भी जा सकता है, ये वाला पोलन ग्रेन इसी तरीके से इस ओवरी पे भी जा सकता है और इस ओवरी पे भी जा सकता है। लेकिन ये पोलन पोलन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है? मेल गैमेट्स हैं। मेल गैमेट्स मेल गैमेट्स के साथ नहीं कर सकता, और ओवरी ओवरी यानी कि फीमेल फीमेल गैमेट्स के साथ नहीं कर सकती। सिर्फ पोलन ग्रेन ही एग सेल्स के साथ जाकर के फ्यूज करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन फ्रॉम पोलन और एग सेल्स के बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इन दोनों के साथ कर सकता है, ये इन दोनों के साथ कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बना? जाइगोट। तो एक सेट जो है क्रोमोसोम का वो यहाँ से आएगा, मेल पेरेंट से आएगा, और एक सेट जो है क्रोमोसोम का वो कहाँ से आएगा? फीमेल से आएगा, ठीक है। तो एक सेट आपका इधर से, ये ले लीजिए, आपका इधर से आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी इस पोलन ग्रेन में भी एक मेल सेट आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक आया और यहाँ पे भी आया, ठीक है, यानी कि मेल सेट, ठीक है। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया? मेल से, और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया? फीमेल से आया। तो दूसरा सेट आपका फीमेल से आया, यानी कि इस तरीके से।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक सेट मेल से है, एक सेट फीमेल से है, और दोनों में आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे मेंडल ने देखा कि जितने भी प्रोजेनी जनरेट हुई है बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, ऑल आर टॉल इन नेचर। तो जितने भी क्या थे, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो जितने प्लांट्स मिले वो कैसे थे, टॉल थे, ड्वार्फ कोई नहीं था। जबकि देखिए जीन आपका टॉल वाला ही प्रेजेंट है क्रोमोसोम और ड्वार्फ वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, सिर्फ टॉल का। यानी कि प्लांट जो है वो टॉल है, भले ही उसके पास ये टॉल वाला जीन भी प्रेजेंट है और ड्वार्फ वाला जीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर दोनों के आ गए, इसका सेट भी आ गया और उसका सेट भी आ गया क्रोमोसोम का, ऐसे प्लांट को बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। कैसे बोलेंगे इसे, इसको बोलेंगे आप हाइब्रिड टॉल। और इसीलिए इस टाइप का जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल ट्रेट और उसका हाइब्रिड बना हुआ, तो ये है हाइब्रिड टॉल। ओके, और ये जो जनरेशन है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, F1 का मतलब फर्स्ट नहीं होता, F1 का मतलब होता है फिलियल फन जनरेशन। ठीक है, तो ये पेरेंटल जनरेशन थी। उसके बाद क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में जितने प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे, और ऐसे प्लांट को बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। और दूसरा नाम इसका आप बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल, ऐसे प्लांट को आप क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आप ऐसे उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बना लिया, ये आपका हो गया पेरेंटल जनरेशन, ये आपकी गैमेट फॉर्मेशन, ये वन जनरेशन आ गई, और ये आपने हाइब्रिड बना लिया, और आपको मिला ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल गेव हिज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो मेंडल ने दिया दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने कहा है दैट आउट ऑफ a pair of allele of gene only one is able to express its effect and called as dominant allele. ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ allele of a gene only one is able to express its effect and it is called as dominant allele. तो समझ लेते हैं, अब ये allele वर्ड आपको थोड़ा नया लग रहा हो तो allele वर्ड को समझ लेते हैं कि व्हाट इज allele, कि ये allele वर्ड है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो allele जैसे कि अभी आपने देखा था, जब मैंने लिखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि दो तरीके की जीन्स प्रेजेंट हैं टू कंट्रोल सिंगल फंक्शन क्या है आपका, हाइट, यानी कैरेक्टर क्या है आपका, हाइट इज ए कैरेक्टर, और उसके दो वेरिएंट है। दो वेरिएंट क्या है हाइट के, या तो वो एक तो टॉल जीन है, यानी कि एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर कौन सी जीन प्रेजेंट है, टॉल वाली। ठीक है, यानी कि कैपिटल टी वाली जीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर, और एक है आपकी ड्वार्फ वाले के ऊपर कौन सी जीन प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाली। कहने का मतलब एक ट्रेट के या फिर एक कैरेक्टर एक फंक्शन के कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग टाइप के वेरिएंट प्रेजेंट है। एक वेरिएंट जो कि टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा वेरिएंट स्मॉल टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब एक और अगर हम एग्जांपल लें, जस्ट लाइक दिस पेन्स, तो इन पेन का फंक्शन है राइटिंग का, लेकिन एक ब्लू कलर का है और दूसरा ब्लैक कलर का है। ठीक है, यानी कि फंक्शन तो दोनों का राइटिंग का है, लेकिन
दो अलग अलग वेरिएंट है, यानी कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन है इन पेन के। एक पेन का एक्सप्रेशन क्या है, ब्लू है, और दूसरे पेन का एक्सप्रेशन क्या है, ब्लैक, जबकि दोनों ही क्या है, राइटिंग वाली जीन्स है, अगर आप मान करके चलिए जीन्स की तरह, ठीक है। तो दीज आर नोन एज अलील्स, यानी कि इस राइटिंग वाली जीन के दो वेरिएंट है, एक ब्लू और एक ब्लैक। इसी तरीके से हाइट वाली जीन के दो वेरिएंट हैं, एक टॉल जीन और एक ड्वार्फ जीन। और ये जो दो वेरिएंट है टॉल एंड ड्वार्फ जीन, इसको आप बोलते हैं अलील्स ऑफ अ जीन, इसको आप बोलते हैं अलील्स ऑफ अ जीन। तो यानी कि हाइट वाली जीन के दो अलील्स हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करें राउंड वाली जीन, यानी कि जो अभी आपने देखा था सीड शेप, अभी जो हमने एक और ट्रेड भी देखे थे पीछे, तो सीड शेप क्या थी, एक थी राउंड और एक रिंकल्ड, ठीक है। तो राउंड वाली जो जीन है, तो यानी कि सीड शेप क्या है, एक ट्रेट है, यानी कि इसकी एक जीन होगी, और इस जीन के कितने वेरिएंट है, दो वेरिएंट है, यानी कि दो वेरिएशन है। वो कौन कौन से हैं, एक जीन जो राउंड के लिए रेस्पॉन्सिबल है और दूसरी जीन जो रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक के लिए कैपिटल आर और एक के लिए स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या है, इस वाली जीन के भी कितने वेरिएंट है, दो वेरिएंट है, यानी कि इस वाली जीन के भी कितने अलील्स हैं, दो अलील है। तो अलील्स का मतलब होता है कि कितने वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं उस एक जीन के, ठीक है। टॉल वाले के जैसे हमने देखा, एक के लिए कैपिटल टी और एक के लिए स्मॉल टी, यानी कि एक टॉल है, एक टॉल जीन है और एक ड्वार्फ जीन है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, हाइट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सीड शेप के लिए भी क्या है, दो जीन है, एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, लेकिन दोनों का काम क्या है, वो सीड की शेप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका अलील का मतलब, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हर किसी के दो दो अलील हमने लिए हैं, जो भी हमने 7 कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए थे, उसमें आपने दो दो वेरिएंट लिए थे, तो यानी कि उनके लिए क्या है, दो दो अलग अलग चीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि ये जो दो अलील्स हैं, जैसे कि हम टॉल वाली प्लांट की बात करें, एक कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी, ये दो अलील्स हैं, अलील्स ऑफ टॉल जीन, ठीक है, या फिर हाइट जीन की दो अलील्स हैं। इनमें से एक जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन का इफेक्ट शो करेगी, लेकिन दूसरी वाली नहीं करेगी। तो जो जीन एक्सप्रेस करेगी वो कहलाएगी डोमिनेंट अलील, वो कहलाएगी डोमिनेंट अलील। और अभी मैंने अभी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना करके दिखाया था, हमने देखा था F1 जनरेशन में जितने प्लांट बने हैं वो सब कैसे थे, टॉल थे नेचर में। तो कहने का मतलब कौन सा वाला जीन डोमिनेंट है, ये वाला। डोमिनेंट मतलब होता है किसी को डोमिनेट करना, ठीक है, किसी को दबाना, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डोमिनेट। जैसे क्लासरूम में अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा और किसी बच्चे को आता है, तो वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और बाकी सारे बच्चे कैसा एक्सप्रेशन शो करेंगे, ऐसे से, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉल वाला है, ये क्या कर रहा है, स्मॉल टी वाले को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए जितने भी प्लांट कैसे बन रहे हैं, टॉल। अगर जैसे पेन वाला एग्जांपल लें, तो पेन वाला एग्जांपल में मैंने बताया कि राइटिंग लिखने के लिए दो वेरिएंट है, एक ब्लू और एक ब्लैक है, ठीक है। तो यानी कि एक ब्लू है और एक ब्लैक है, लेकिन ब्लैक वाला क्या कर सकता है, इसको डोमिनेट कर सकता है, यानी कि अगर इसको ऊपर हम ब्लैक चला दें तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, यानी कि ब्लू अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकता, ब्लैक अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन ब्लैक के ऊपर ब्लू चलाओ तभी वो क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो यही है, तो ब्लू के ऊपर ब्लैक चल सकता है, लेकिन ब्लैक के ऊपर ब्लू नहीं दिखेगा। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि एक जो अलील होता है वो डोमिनेंट होता है, वो क्या करता है, दूसरे के कैरेक्टर को क्या करता है, दूसरी जीन जो दूसरा अलील प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेशन को हाइड करता है, और जो एक्सप्रेशन को हाइड करता है ऐसी जीन को बोलते हैं डोमिनेंट अलील। तो जो अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था उसमें जो डोमिनेंट अलील है वो है कैपिटल टी जीन, ठीक है। और दूसरी जीन जो है अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाई, एंड द वन which do not show its expression or whose expression is suppressed by dominant allele is called as
रेसेसिव एलील। ओके, तो ऐसा एलील जिसका एक्सप्रेशन डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में नहीं शो कर पाता, ऐसी एलील को बोलते हैं रेसेसिव एलील ऑफ दैट जीन। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है, यहाँ पर जो आपकी स्मॉल टी जीन है ये वाली, ये कैसी है, ये है रेसेसिव एलील। ये कैसी है, रेसेसिव एलील है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि व्हाट इज एलील्स क्या है और आपकी डोमिनेंट एलील क्या है और रेसेसिव एलील क्या है। तो एलील हो गए वेरिएंट, कि कितने वेरिएंट है, जैसे फोन के भी वेरिएंट आते हैं। फोन आता है सैमसंग का, कोई भी फोन आया तो उसमें अलग अलग कलर देते हैं ना, कि गोल्डन है, एक ब्लैक और एक वाइट है। कौन सा ज्यादा बिक रहा है, अगर मान लो गोल्डन वाला ज्यादा बिक रहा है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। ठीक है, तो गोल्डन वाला ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बाकी सब कैसे करके शो कर रहा है, रेसेसिव कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर भी टॉल वाली जीन के लिए दो एलील्स प्रेजेंट है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो वेरिएंट प्रेजेंट है, और इन दो वेरिएंट को क्या बोलते हैं, एलील ऑफ दैट जीन बोलते हैं। ठीक है, जिनमें से एक क्या करता है, डोमिनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, रेसेसिव, यानी कि उसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। इसीलिए F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो बनाया था उसमें सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे। तो मेंडल ने जो अपना ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख करके ही किया है कि ड्वार्फ वाला एलील भी आया। अभी जो पीछे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें क्या हुआ था, आपका ड्वार्फ वाला एलील भी था उसके साथ, जो आपके F1 जनरेशन में टॉल वाला भी था और ड्वार्फ वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद प्लांट कैसा था, टॉल था नेचर में। इसका मतलब ड्वार्फ वाला जीन अपना एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर पाया, इसीलिए उसने कॉन्सेप्ट दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।